हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आपने पहले 3 चैप्टर्स क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के देखे होंगे, उसके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, सेम प्लेलिस्ट में है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो है मानचित्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, ठीक है। ग्लोब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग को अगर हमें अध्ययन उसका करना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ग्लोब पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ क्या है, तो वो ठीक से हम लोग उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव, इसके बारे में अगर अध्ययन करना है तो हमें ग्लोब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते उसके, ठीक है। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मानचित्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। मतलब मानचित्र मतलब मैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग अच्छी तरीके से किसी भी एक क्षेत्र का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। जैसे कि एक गाँव है सपोज, तो वहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सी तालाब है, कौन से घर है, पेड़, ये सब की जानकारी हम लोग, या वहाँ पे किस टाइप की खेती होती है, तो ये सब का नॉलेज हमें वो मानचित्र से इजीली मिल जाएगा। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एटलस देखते हैं ज्योग्राफी के लिए, जहाँ पे भारत का मानचित्र होगा, एशिया का मानचित्र होगा, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो देखो कौन से मानचित्र होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। पहले तो मानचित्र क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्लोब क्यों इम्पोर्टेंट नहीं किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो पहला मानचित्र का टाइप क्या है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है? जैसे कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या है? जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। अगर जो नैसर्गिक चीज़ें जो है, मतलब भौतिक चीज़ें, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, तो उसके लिए क्या होता है? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। और जो लोगों ने बनाए हैं, जो मानव ने बनाए हैं, सीमाएं वगैरह, ठीक है, राज्य, नगर, शहर, गांव तथा विश्व के विभिन्न देश व राज्यों, उनकी सीमाएं वगैरह, तो उसके लिए राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है उस मैप को। उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। उसके बाद तीसरा टाइप क्या है? थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का जो मानचित्र रहेगा, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में वर्षा कितनी हुई पूरे साल भर में, यहाँ पर इतनी वर्षा हुई, यहाँ पर इतनी वर्षा हुई, यहाँ पर इतनी वर्षा हुई, तो ये वर्षा मानचित्र हुआ। फिर सड़क मानचित्र कि जिसमें राष्ट्रीय महामार्ग कौन से हैं, फिर राज्य स्तरीय महामार्ग कौन से हैं, ऐसे, या छोटे छोटे रास्ते कौन से हैं, तो वो सब दिखाता है सड़क मानचित्र। मतलब एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की जानकारी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थीमेटिक मानचित्र यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर थीम पे, ठीक
ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। ठीक है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है। मतलब किसी भी मानचित्र, वो थीमेटिक हो, भौतिक हो या राजनीतिक हो, तो तीनों के लिए कुछ घटक आवश्यक है। तो कितने घटक आवश्यक है? 3 घटक आवश्यक है। कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। प्लीज़ फ्रेंड्स इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि बाद में परेशानी ना हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दूरी क्या है ये देखते हैं। दूरी मानचित्र का एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मतलब हम लोग लिखते हैं ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1 किलोमीटर का क्षेत्र को हम क्या दर्शाते हैं? 1 सेंटीमीटर में। तो उसको क्या बोलते हैं? दूरी। तो ऐसे उसको हम लोग वहाँ पे डिनोट करते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर किया, और कहीं पे 3 किलोमीटर किया, कहीं पे 1 किलोमीटर को ही 1 सेंटीमीटर दिया, ऐसे नहीं। अभी सपोज़ 100 किलोमीटर क्षेत्र है तो उसमें सपोज़ 25 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाया, तो वैसे कितने आएंगे? सिर्फ 4 सेंटीमीटर आएंगे हमारे मानचित्र पर। ठीक है। तो वैसे इक्वल होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ताकि हमें वास्तविक उसकी जानकारी मिले। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते। जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर बताया था, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो पैमाना क्या है? ठीक है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ओके। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना स्थल होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर। ठीक है। तो अभी आपको पता चला होगा कि इक्वल पार्ट्स क्या रहेंगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाना वाला मानचित्र कहा जाता है। मतलब 500 मीटर ही दूरी है, 500 मीटर ही क्षेत्र है, लेकिन उसको 5 सेंटीमीटर दिया है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है। और जो बड़े बड़े रहते हैं, जो क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा, जैसे कि 500 किलोमीटर, तो उसको 5 सेंटीमीटर में दिया है, तो वो बहुत छोटा होगा ना, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? छोटे पैमाने वाला। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, 500 किलोमीटर को सिर्फ 5 किलोमीटर में दिया है, 5 सेंटीमीटर में दिया है, तो वो क्या हुआ? छोटे पैमाने वाला मानचित्र। और सिर्फ 500 मीटर है, उसको 5 सेंटीमीटर में दिखाया गया है, तो वो क्या हुआ? बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो कौन सा ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देगा? छोटे पैमाने वाला या बड़े पैमाने वाला? ऑब्वियसली बड़े पैमाने वाला देगा, क्योंकि कम क्षेत्र ज़्यादा सेंटीमीटर में व्यक्त किया गया है, तो इसके लिए बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करेगा। ओके। ये कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो ये देखो, ये है बड़े पैमाने वाला। ये है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है। जहाँ पे पेड़ दिखाया है, खेल का मैदान, विद्यालय, दुकान, किसी का घर। ठीक है। तो ये सिर्फ 50 मीटर है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर ऐसे दिया है। अब दिशा क्या है? अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है। जिसके ऊपर अक्षर लिखा होता है ऊ। मतलब हमेशा ऐसे लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे ऊ लिखा होता है कि उत्तर दिशा को दर्शाता है वो। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है।
इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। मतलब ऐसे उत्तर की यहाँ पे हमेशा पूर्व रहती है, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे नीचे दक्षिण रहेगी, ठीक है। ये 4 प्रधान जो मुख्य दिशाएं हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर, ओके, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन चारों को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये उनकी सहायता करने के लिए, ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये क्या हुई? उत्तर पूर्व। ये है पश्चिम, तो ये हुई उत्तर पश्चिम। ये क्या हुई? दक्षिण पश्चिम, और ये हुई दक्षिण पूर्व। ओके, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं होगी, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तक, खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, ठीक है। तो ये इसमें दिया है, तो आप देखिए कि कौन सी दिशा कहाँ पे है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स इजी है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक मतलब क्या? जो दिशा दर्शाने वाला यंत्र होता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में रहती है, मतलब ऐसे रहेगी, ठीक है। उसके बाद है प्रतीक। प्रतीक क्या है? तो मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, ठीक है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है, ठीक है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो भी आप क्या कर सकते हैं? इन प्रतीकों की सहायता से आप इजीली समझ सकते हो कि ये क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेलवे लाइन के लिए ऐसे है, ये बड़ी रेलवे लाइन, ये मीटर लाइन, ये रेलवे स्टेशन है। फिर ये सड़क है, पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, सीमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा। फिर ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब, नहर, पुल, मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ये है बस्ती, ये है कब्रिस्तान, ये पेड़ है और ये घास है। तो आप इन प्रतीकों से इजीली समझ सकते हैं। अगर आप वहाँ की भाषा भी नहीं जानते होगे फिर भी आप इजीली इनसे समझ पाओगे कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। या अगर आप कभी फॉरेन कंट्रीज़ में गए, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आती नहीं होगी, तो भी आप इन प्रतीकों से जान सकते हो कि क्या है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और ये जो है प्रतीक उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ देखो यहाँ पे दिया है, ये पेड़ है, यहाँ पे छतरी होगी, यहाँ पे नदी है, रेलवे लाइन है, मुख्य सड़क है, सीमाएँ कौन सी, ये सब दिया है। विभिन्न रंगों का उपयोग करके देखो, विभिन्न रंगों का उपयोग भी दिया है, जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है, मतलब जल के लिए किया जाता है, वो तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है। उसके बाद क्या है, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए या पेड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? रेखाचित्र, मानचित्र, ठीक है। और खाका किसको बोलते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाते हैं, ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से
हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें हम कभी कभी जानना चाहते हैं कि कमरे की लंबाई व चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। ठीक है, खाका किसके लिए उपयोगी है? जैसे कि हमें एक रूम की लंबाई चौड़ाई देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में रेखा चित्र क्या है? एक रफ ड्राफ्ट जो हम लोग मैप बनाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, ये वो कहाँ क्या होगा, एक रफ, उसमें कोई भी मतलब पैमाना नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऐसे कुछ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेखा चित्र। उसके बाद में प्रतीक क्या है? ये सब जो है वो प्रतीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ कुआं है, कहाँ मस्जिद है, ये। फिर उसके बाद में क्या था? दिशाएं उत्तर पूर्व, ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उनके बीच की है ये उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। और क्या था? छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जैसे कि बड़ा क्षेत्र छोटे पैमाने पर दर्शाते हैं। ठीक है, छोटे सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। और दूसरा है बड़े पैमाने वाला, मतलब छोटी दूरी रहेगी, मतलब 500 मीटर ही है, उसको 5 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर 3 टाइप के मानचित्र है, जैसे कि थीमेटिक जो किसी पर्टिकुलर थीम पे डिपेंड रहता है। फिर भौतिक है जो पठार पर्वत नदियाँ वगैरह इन सभी चीज़ों के लिए है। फिर राजनीतिक मतलब जो मानव द्वारा निर्माण किए गए जैसे रास्ते सीमाएँ वगैरह उसके लिए होता है। ठीक है, तो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।